हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आप देख रहे हैं स्टूडेंट पॉइंट। तो दोस्तों, अभी तक हमने एचपी टेट के मैथ सेक्शन के जो नॉन मेडिकल के मैथ सेक्शन आते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं आपको उसके हमने अभी तक सारे पेपर सॉल्व कर चुके हैं। केमिस्ट्री के अभी तक हम 2014 तक के 2022 से लेकर 2014 तक के 2013-15 तक के सारे पेपर सॉल्व कर चुके हैं। अब हम 2014 का पेपर आज सॉल्व कर रहे हैं और आपको ये सारी वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैथ सेक्शन की सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। पूरे क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किए गए हैं सही ढंग से, वहाँ आप जाके देख सकते हैं। केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, तो उन्हें भी आप देख सकते हैं दोस्तों। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। सपोर्ट बनाए, अपना सपोर्ट दिखाते रहिए ऐसे ही। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ट्रांजिशन एलिमेंट हेल्प और टू इनटेक इन ह्यूमंस। मतलब जो हम सांस लेते हैं तो कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट जो हेल्प करता है इंसानों को सांस लेने में, तो वो कौन सा है? आयरन। तो आप बोल रहे होंगे आयरन कैसे, ठीक है। तो देखिए, आयरन प्ले अ मेजर रोल इन RBC in carrying oxygen cells and tissues, fighting against disease in also a major role of iron. Iron combined with the protein is called hemoglobin, which is present in RBCs. Since its transfer of oxygen to cell and tissues, it need to be more amount. ठीक है, तो क्या है? आयरन प्ले करता है मेजर रोल में, ठीक है, ऑक्सीजन सेल को टिश्यू तक, ऑक्सीजन सेल एंड टिश्यू को क्या करना, RBC को कैरिंग करने में ऑक्सीजन सेल एंड टिश्यू में। फाइटिंग अगेंस्ट डिसीज इज आल्सो मेजर रोल ऑफ आयरन। डिजीज से लड़ने में भी आयरन का मेजर रोल होता है। आयरन कंबाइंड प्रोटीन इज कॉल्ड होमोग्लोबिन, ठीक है। आयरन क्या होता है? कंबाइंड विद द प्रोटीन इज कॉल्ड होमोग्लोबिन विच इज प्रेजेंट इन RBCs। सिंस इज ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन टू सेल, तो क्या करता है? ट्रांसफ़र करता है ऑक्सीजन को सेल्स एंड टिश्यू में। इट नीडेड टू बी मोर इन अमाउंट, ठीक है। तो मतलब ये ट्रांसफ़र करता है, हमारी सांस लेने में मदद करता है कि आयरन। In the following table, the percentage of abundant of different isotope of Mg is given. What is the average atomic mass of the Mg? देखो हमारे पास दिया एटॉमिक मास दी है, हमें अबेंडेंस दी है, इनकी कितने परसेंटेज में ये मौजूद है। तो मैं बोला कि इनका एवरेज एटॉमिक मास निकालो। तो देखो इसे निकालते कैसे हैं। देखो आपको पता है एटॉमिक मास कितना 25, परसेंटेज कितनी दी है 79। आपको पता है परसेंटेज का 100 नीचे लाते हैं, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कैसा जाएगा 19.75 मतलब परसेंटेज से आपने कन्वर्ट कर दिया संख्या में। उसका जैसा अगर 25 है तो इसकी परसेंटेज है 10, 100, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.5, ठीक है। उसी तरह जब आप 26, 11, 100, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2.86, ठीक है। तीनों को सॉल्व किया, आपने, ठीक है, आया और इन तीनों को प्लस कर दीजिए। क्या आया? 19.75 प्लस 20.5 2.5 2.86। जो तीनों को प्लस करेंगे आएगा 25.11। क्या आएगा? 25.11 आएगा, जो कि इसमें नहीं है। या तो आपको इसका मार्क्स मिले होंगे ऑफिशियल आंसर की में, अवश्य ही मिले होंगे, ठीक है। जो और देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या किया गया है, इन्होंने इस क्वेश्चन में क्या किया है। देखो 25, जब मास 25 है तो उसका दिया है 78.70। जब 23 है तब दिया है 10, और जब 25 है तो दिया 24 पॉइंट कुछ। तो इन्होंने क्या किया, इसी तरीके से इन्होंने 23 को यहाँ लिखा, उसका 78.70, 24 वाला उसकी परसेंटेज, 25 वाली उसकी परसेंटेज, और इसको होल डिवाइड कर दिया 100 से, मतलब 100 कॉमन ले लिया इन्होंने एक तरीके से, और इनका आ गया आंसर 24.31 यूनिफाइड मास। तो इसी तरीके से हमारा भी हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आया 25.11 यूनिफाइड मास, ठीक है, एवरेज मास। तो आप, अगर आपको लगता है कि मैंने ही कुछ गलत किया है क्वेश्चन सॉल्व, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। बाकी मेरा आंसर 26.32 नहीं निकल रहा है, ठीक है। विच कंपाउंड इज एक्सपेक्टेड टू शो द मोस्ट पोलर कोवलेंट करेक्टर। तो देखो पोलर करेक्टर क्या होता है? जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतने ज़्यादा पोलर होगा कोई भी कंपाउंड। देखो सब में C कॉमन है, ठीक है। तो आप देखेंगे आपकी इनमें से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? देखो आपको पता है फ़ोन,
हम क्या करते हैं, फ़ोन। फ्लोरीन क्या होता है, फ़ोन। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, तो यहाँ ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, उसका नाइट्रोजन है, उसका क्लोरीन है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आपका पोलर करैक्टर किसका होगा, सी होगा, क्योंकि जिनके बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो ज़्यादा होगा। उससे बाद होगा Cn, उसके बाद होगा Cl, उसके बाद होगा CH। देखो देखो हैंस मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज सीन इन द कार्बन एंड फ्लोरीन। कार्बन और फ्लोरीन हमारे पास नहीं था तो इसमें होता है। उसके बाद होता है CF बॉन्ड इज द मोस्ट पोलर कोवलेंट करैक्टर होता है इसका। Electronegativity is the measure of the tendency of atom to attract a bonding pair of electron. The polar character depend on the electronegativity difference of the constant atom. कितना उनमें electronegativity difference है. Since carbon is the common among all them, hence the polar character of the molecule will depend on the electronegativity of other atom. तो ये क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना होगा वो उतना पोलर होगा। और कार्बन तो कॉमन है सब में ही, तो उसमें क्या बचा, दूसरा एलिमेंट बचा, जैसे कि C के साथ Cl या C के साथ F, तो वो जो उसमें से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतना ज़्यादा बॉन्ड क्या होगा, पोलर होगा। तो उसमें क्या था, CO था तो ज़्यादा पोलर करैक्टर था जिसका। ठीक है, अगला चलते हैं। सबसे ज़्यादा ऐसे CF का होता है। मोस्ट व्हाट इज़ द एंगल एक्सपेक्टेड फॉर HOH इन द H2O मॉलिक्यूल। देखो H2OH में O क्या होता है, देखो इसमें पहले तो आपको एक बात ध्यान रखनी है पहले तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो HOH होता है, ठीक है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है। देखो ऑक्सीजन है, इसका वैलेंसी कितनी होती है, 6, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे रखो 6 होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पे 2, इसमें लोन पेयर आ गया, 2 लोन पेयर आ गया, एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया, एक इसके साथ जुड़ गया। तो इसमें क्या होता है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी, देखो इसमें 2 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है। तो जब 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर हो गया तो क्या आ गया, 2 लोन पेयर प्लस 2 बॉन्ड पेयर आ गया 4। ठीक है, तो S1, ठीक है, और P3, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी। आपको क्या पता है कि sp में कितनी होती है, sp होती है तब होता है एंगल 180, sp2 होता है तो एंगल होता है 120, sp3 होता है तो एंगल होता है 109 के आसपास। ठीक है, परंतु आपको क्या पता है, इसमें क्या पता आपको, ऑक्सीजन में क्या था, 2 लोन पेयर थे। ठीक है, 2 लोन पेयर थे जिनके बीच लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज़्यादा होती है, तो जिसका वजह से क्या, इसका एंगल जो होगा ये और छोटा हो जाएगा। तो ये लगभग कितना हो जाएगा, लेस देन 109 से कम होगा बट ओवर देन 90, मतलब 109 से छोटा और 90 से ऊपर ही होगा इसका एंगल। ठीक है, तो देखते हैं आगे। देखो H2O, इसका तो देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, 4 2 2, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, तो इसका एंगल होगा 104.50। इसका स्ट्रक्चर है बैंड स्ट्रक्चर, ऐसे बनता है इसका स्ट्रक्चर, बैंड स्ट्रक्चर, ये बैंड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो वैसी कंपाउंड दिया NH3, तो इसका होता है, इसका भी देखो 4 होता है, इसमें 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर होता है, तो इसका थोड़ा और 107.5 होता है, इसकी ट्रायगोनल पैरामिडल होती है। BF3, इसके 3 होता है, तो इसका sp2 इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है, इसका एंगल होता है 120। BCl3, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp, तो इसका एंगल होता है 180 लीनियर। ठीक है, तो आगे चलते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर, उस ऊपर वाले का आंसर था आपका लेस देन 109 बट ओवर देन 90। ठीक है, अब बोल रहे व्हाट वुड बी द शेप ऑफ ClF3 मॉलिक्यूल विच हैज़ द 3 सिंगल बॉन्ड। देखो 3 सिंगल बॉन्ड है, 2 लोन पेयर, इसमें खुद ही बोला इन्होंने कि Cl में क्या है, 3 सिंगल बॉन्ड है, 3 सिंगल बॉन्ड है और 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है। तो बोल रहे हैं कि इसकी शेप क्या होगी, तो इसकी शेप होगी T शेप। ठीक है, क्या होगी, T शेप होगी इसकी। तो देखते हैं, देखो इस तरीके से बनेगा इसका। देखो इसमें 2 लोन पेयर होंगे, 3 बॉन्ड पेयर होंगे, और ये बॉन्ड पेयर अपने को इस तरह से अरेंज करेंगे 90 का। देखो ये होगा कैसे, ये ऐसे होगा सीधा, मान लो ऐसे, और ये ऐसे इसके साथ कोई डंडा खड़ा कर लो आपस में, जैसे ये है, तो ये इसके साथ तो 90 डिग्री का बना रहा है। ठीक है, परंतु ये आपस में क्या है, जैसे मान लो एक चक्री है, सर्कल है, और सर्कल में आपने क्या किया है, सर्कल के बीच एक डंडा घुसा दिया है ऐसे, सर्कल के बीच आपने क्या घुसा दिया, डंडा घुसा दिया है। सर्कल है ना, उसके बीच आप डंडा घुसा दोगे ऐसे ऊपर को, और तब ऐसे नीचे को। ठीक है, तो उसी तरीके से, तो इस सर्कल में
जो ये है लोन पेयर ऐसे है, लोन पेयर ये इस सर्कल के ऊपर है, ठीक है। और जो आपका ये डंडा है ये इस सर्कल के बीच से ऊपर और नीचे है, ठीक है। तो इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ऐसे 120 का बनाएगा, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर है टी शेप स्ट्रक्चर। आगे चलते हैं। व्हाट इज द ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन रिएक्शन, N2O2 के साथ रिएक्ट करके 2NO बनाएगा, डेल्टा H है 43.2, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि क्या इसमें, ठीक है, 43.2 आर द कंज्यूम्ड व्हेन 1 ग्राम ऑफ N2 रिएक्ट। देखो 1 ग्राम तो N2 रिएक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि इसका वेट ही कितना होता है, वेट ही कितना होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन 7 7 दूनी 14 14 दूनी 28 ग्राम रिएक्ट कर रही है लगभग। 32 ग्राम आर प्रोड्यूस व्हेन 2 ग्राम ऑफ NO इज प्रोड्यूस, ठीक है। इतने आर प्रोड्यूस व्हेन 2 ग्राम ऑफ NO इज प्रोड्यूस, ये तो स्टेटमेंट ही ठीक नहीं है। उसका 43.2 आर प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ NO इज प्रोड्यूस, ठीक है। आर प्रोड्यूस व्हेन 1 मोल ऑफ NO इज प्रोड्यूस, देखो इसका जो आंसर होगा वो होगा 43.2 आर कंज्यूम्ड व्हेन 32 ग्राम ऑफ O2 रिएक्ट, ठीक है। तो 32 ग्राम ऑफ O2 रिएक्ट करेगा, क्यों O2 32 ग्राम क्यों है, क्योंकि जो इसका एटॉमिक मास होता है देखो 16 होता है और इसमें 2 मॉलिक्यूल हैं, तो 16 दूना 32, तो मतलब क्या है 16 दूना 32 ग्राम जब आपकी O2 रिएक्ट करेगी तब वो बना रही है 43.2, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर है। डेटरमाइन द कंट्रीब्यूशन ऑफ एंट्रोपी इन द स्पॉन्टेनियस ऑफ द गिवन रिएक्शन। देखो एंट्रोपी का क्या रिलेशन होता है स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से। जब भी डेल्टा जी की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो होगी जब भी डेल्टा जी की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो होगी तो वो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। और जब डेल्टा जी की वैल्यू जीरो से छोटी होगी तो स्पॉन्टेनियस होगा, पर वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। देखो द रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस एंड द एंट्रोपी ऑफ द गिवन इज इंक्रीज, एंट्रोपी इंक्रीज होगी, ठीक है। एंट्रोपी क्या होगी, इसकी डेल्टा जी की वैल्यू क्या है 138 है, तो डेल्टा जी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, तो इसमें क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी और साथ में एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम क्या होगी, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हाट स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द वे ऑफ कैटलिस्ट वर्क। देखो कैटलिस्ट वर्क कौन सी स्टेटमेंट डिस्क्राइब करती है, इट डिक्रीज द डेल्टा एच वैल्यू, इट डिक्रीज द ई एक्टिवेशन वैल्यू, इट इंक्रीज द डेल्टा एस वैल्यू, इट इंक्रीज द डेल्टा जी वैल्यू। तो देखो इसका पहले हम समझते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। एक्टिवेशन एनर्जी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द डिफरेंस इन द एनर्जी बिटवीन रिएक्टेंट एंड द मैक्सिमम एनर्जी इन द डिफरेंस इन द एनर्जी बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। देखो जैसे कोई रिएक्टेंट है, मान लो ये रिएक्टेंट है, इससे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो उसे कितनी एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो उसे किस स्पेसिफिक एनर्जी चाहिए, तो उसे कैटलिस्ट क्या करता है कि इस एनर्जी का जो प्रोडक्ट बनने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको कम कर देता है, ठीक है। द डिफरेंस एनर्जी बिटवीन रिएक्टेंट एंड मैक्सिमम एनर्जी, द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन reactant and the maximum energy, the difference in energy between reactant and product, the maximum energy level of the reaction, the energy level of the product, the energy level of the reactant, ठीक है। ये ऑप्शन है, द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन रिएक्टेंट एंड द मैक्सिमम एनर्जी, ठीक है। तो देखो इट डिक्रीज द वैल्यू ऑफ ई एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो इसका देखो कंक्लूजन क्या है कि ये क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है कि जो एनर्जी चाहिए होती है कैटलिस्ट को जो एनर्जी चाहिए होती है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है, ये क्या कर देता है, उसको जो एनर्जी को ही कम कर देता है, ठीक है। ये क्या कर देता है, इट डिक्रीज द ई एक्टिवेशन वैल्यू, उस वैल्यू को ही कम कर देता है जिसमें वो रिएक्शन क्या है, रिएक्शन होगी, ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, उस वैल्यू को एनर्जी वैल्यू को कम कर देगा, ठीक है। तो इसका है इट डिक्रीज द ई एक्टिवेशन वैल्यू। द एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, डिफरेंस इन द एनर्जी बिटवीन रिएक्टेंट एंड द मैक्सिमम एनर्जी, ठीक है। रिएक्टेंट और डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी एंड द मैक्सिमम रिएक्टेंट एंड द मैक्सिमम एनर्जी, जितनी मैक्सिमम एनर्जी चाहिए उसके बीच का डिफरेंस होता है वो उस डिफरेंस को ही कम कर देता है, ठीक है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बीच के डिफरेंस को ही कम कर देता है। देखो द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड इज अप्रोक्सीमेटली 90 mg
पर 100 ml। व्हाट इज़ द मोलैरिटी ऑफ ग्लूकोज, मास ऑफ ग्लूकोज। देखो इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज कितनी है 90 mg 100 ml में। तो इसमें क्या है, इसमें गिवन मास जो हमें दिया है, गिवन मास जो हमें दिया है, और हमें क्या बोला व्हाट इज़ द मोलैरिटी। तो मोलैरिटी पहले पता होनी चाहिए कि मोलैरिटी होती क्या है। मोलैरिटी होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम इन सॉल्वेंट। ठीक है। तो देखो ये मोलैरिटी क्या थी, मोल्स ऑफ ग्लूकोज एंड वॉल्यूम ऑफ ब्लड, मतलब ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है। ठीक है, जिसमें वो है मिला हुआ। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला हमें कि कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज कितनी, मतलब 90 mg हमारे पास ग्लूकोज हमने डाला है, 90 mg ग्लूकोज हमने डाल दिया है किसमें, 100 ml ऑफ ब्लड में, ऐसा मान लो आप। तो बोला व्हाट इज़ द मोलैरिटी ऑफ ग्लूकोज। तो हमें पता है कि अब हमें क्या है, मोलैरिटी के लिए पहले हमें मोल्स निकालने पड़ेंगे, मोलैरिटी के लिए हमें क्या निकालने पड़ेंगे, पहले मोल्स निकालने पड़ेंगे, मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकालने पड़ेंगे। आपको पता है गिवन मास 90 है, 90 mg है, तो इसको ग्राम में चेंज कर दो, तो 1000 से डिवाइड कर दो, तो क्या जाएगा जैसे 90 डिवाइड बाय 1000। ठीक है, 90 डिवाइड बाय 1000 आ जाएगा। तो इसको अगर आप चेंज करोगे तो आ जाएगा 90। तो इसको आप 0 से और ले लो तो 9.10⁻⁴। ठीक है, 10⁻³ -3 सॉरी। ठीक है, तो ये क्या जाएगा, हाँ 90 × 10⁻⁻3। ठीक है, चेंज कर दिया आपने 90 × 100, तो आपने क्या कर डिवाइड बाय 100, तो 90 × 10⁻³ कर दिया आपने, तो ये आ गया आपका ग्राम में। ठीक है, तो आपने क्या है, मोल्स निकालने हैं आपको, तो गिवन मास तो आ गया आपका 90 × 10⁻³ ग्राम, और गिवन मास और मोलर मास कितना है ग्लूकोज का, मोलर मास हमारे पास दिया ऊपर 180 है, 180 कर दिया इसके डिवाइड में। तो इनको सॉल्व किया जब आपने, आपके पास आ गया 5 × 10⁻⁴ मोल्स। क्या गया, 5 × 10⁻⁴ मोल्स आ गया। ठीक है, अब मोलैरिटी निकालना है, तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज तो हमें पता है 5 × 10⁻⁴। अब आप बोलोगे जो सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट आपको पता है क्या, ब्लड है, और कितने ब्लड में मिलाया हमने, 100 ml ब्लड में है, 100 ml ब्लड में है, तो कुछ नहीं करना हमें, 100 ml ब्लड में ml है, इसको मिलीलीटर को लीटर में चेंज कर दो। तो हमने क्या करना है, मिलीलीटर को 100 है, लीटर में चेंज कर दो, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या जाएगा 0.100। तो मतलब क्या आ गया, 0.1 लीटर। ठीक है, तो हमारे पास मोल्स ऑफ ग्लूकोज भी आ गया, वॉल्यूम ऑफ ब्लड भी आ गया। ठीक है, तो हम करेंगे 5 × 10⁻⁻⁴ डिवाइड बाय 0.1। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 0.05 m मोलैरिटी आ गई इसकी। ठीक है दोस्तों, तो इसे मोलैरिटी के फार्मूले ध्यान रख लीजिएगा। मैं आपको इन सभी चीज़ों को शॉर्ट्स वीडियो में डालने की कोशिश करूँगा, या एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, जिसमें मेन टॉपिक जो केमिस्ट्री का उनको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ ढंग से। यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते उस तरीके से, कोर कॉन्सेप्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ गे लॉस डिस्क्राइबिंग द बिहेवियर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। देखो इसमें किसको डिस्क्राइब करता है, एज टेम्परेचर इंक्रीज प्रेशर इंक्रीज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायप्रोटिक एसिड। देखो डायप्रोटिक होता है, डाई मतलब डाई होता है 2, तो डायप्रोटिक एसिड हो गया जिसमें क्या है 2H प्रोटोन है, 2H प्रोटोन है। ठीक है, तो H2 जैसे मान लो सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4, तो इसमें 2 डायप्रोटिक है, 2H है, तो ये कहीं डोनेट कर सकता है आपने H2, तो ये डायप्रोटिक है। नाइट्रिक में भी नहीं होते 2, फॉस्फोरिक में नहीं होते, एसिटिक में एसिड में भी नहीं होते। ठीक है, तो देखो डायप्रोटिक एसिड क्या होते हैं, एसिड दैट डिसोशिएटेड इन द 2 स्टेट एंड या 2H पॉजिटिव आयन पर एसिड मॉलिक्यूल्स, 2H पॉजिटिव आयन होते हैं। ठीक है, 2H पॉजिटिव आयन होते हैं। देखो सल्फ्यूरिक एसिड इन डायप्रोटिक एसिड इट कंटेन 2 एसिडिक हाइड्रोजन आइटम, 2 एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं, H2SO4 होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, अब ब्रोंस्टेड लॉरिक एसिड इज द सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन एक्वा सॉल्यूशन।
प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन, डोनेट प्रोटोन ऑफ द अदर सब्सटेंस, एक्सेप्ट प्रोटोन ऑफ अदर सब्सटेंस। नहीं, जो इसका होता है ब्रॉन्स्टेड लुईरी का होता है, ये बोलता है कि एसिड होता है जो प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, देखते हैं। और बेस होता है जो क्या करता है, देखो अकॉर्डिंग टू लोरिड थ्योरी प्रोटोन डोनर एंड बेस आर प्रोटोन एक्सेप्टर। ठीक है, तो प्रोटोन ये क्या होते हैं, एसिड क्या होते हैं, प्रोटोन डोनर होते हैं, और बेस आर प्रोटोन एक्सेप्टर होते हैं। ठीक है, इसके हिसाब से तो प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, प्रोड्यूस डोनेट प्रोटोन टू अदर सब्सटेंस। ठीक है, डोनेट नहीं करता ये। ठीक है, एसिड आर द प्रोटोन डोनर। ठीक है, प्रोटोन डोनर। ठीक है, देखो तो इसका क्या होगा, डोनेट प्रोटोन टू अदर सब्सटेंस। ठीक है, तो ब्रोंटन लुईस एसिड इज द सब्सटेंस विच डोनेट प्रोटोन टू अदर सब्सटेंस, डोनेट प्रोटोन टू अदर सब्सटेंस। देखो उन्होंने क्या बोला है, एसिड आर द प्रोटोन डोनर। ठीक है, तो डोनेट करता है प्रोटोन। तो हाँ, तो हम बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं, हाँ तो हम बोल सकते हैं इसका आंसर क्या है, डोनेट प्रोटोन टू अदर सब्सटेंस होते हैं। ये वाला सही है, सी, ये गलत है। ठीक है, वाटर एंड H2SO4 कैन इधर एक्सेप्ट प्रोटोन एंड डोनेट प्रोटोन, सच सब्सटेंस आर सेड टू बी। देखो ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं एम्फोफोटिक। एम्फोफोटिक, वाटर एंड H2SO4 कैन either accept proton or donate proton, such substances are said to be amphophoric। एम्फोफोटिक। ठीक है, तो ये सही आंसर है आपका। देखो हाइड्रोजन गैस इज नॉट यूज्ड, तो हाइड्रोजन गैस किसके लिए यूज, इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया बाय हाइबर्स प्रोसेस, इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉलिड वनस्पति घी फ्रॉम लिक्विड वेजिटेबल ऑयल, इन मेटलर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन एजेंट ऑफ एक्सट्रैक्ट प्योर मेटल, टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो ये होता है टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस में यूज़ नहीं होता। मेटलर्जी ऑफ ऑक्सीजन एजेंट टू एक्सट्रैक्ट प्योर मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स, इसके लिए तो होता है ऑक्सीजन, इसमें हीटिंग वगैरह होती है इसकी, रोस्टिंग और वो। ठीक है, तो स्ट्रिंग ऑफ एन आंट कंटेन फॉर्मिक एसिड, व्हेन आंट बाइट्स इज इंजेक्ट द एसिटिक लिक्विड इनटू द स्किन, द इफेक्ट ऑफ द स्ट्रिंग कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग। देखो ये एसिटिक होता है तो इसके लिए बेस लगाना पड़ता है, मॉइस्ट बेकिंग सोडा। ठीक है, a silver spoon is dipped in the cup of ice cream, its other end become cold by the process of conduction। देखो सॉलिड में होती है कंडक्शन, लिक्विड में होती है कन्वेक्शन, और रेडिएशन, और वैक्यूम होती है रेडिएशन। तो ये ध्यान रखना, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। अगला, पोटेशियम एल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ डैश इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन, तो K2SO4 एंड Al2SO4 3। ठीक है, तो इनको मिक्स करेंगे तो पोटेशियम कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग इन द इक्विमोलर प्रोपोर्शन, K2SO4 को और AlSO4 को हम जब क्या करके मिक्स करेंगे। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिकल करंट थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कैन कैटायंस मूव। देखो कैटायंस मूव करते हैं टू आर कैथोड विद द स्पीड इंडिपेंडेंट टू द स्पीड ऑफ एनायन, तो ये करते हैं कैथोड की तरफ। ठीक है,
क्लाउड इज द एग्जाम्पल ऑफ एरोसोल, क्लाउड किसका एग्जाम्पल है, एरोसोल। विच वन इज द नॉट अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, देखो बैकलाइट भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, मेलामाइन भी है, इलेक्ट्रिक स्विच भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनते हैं, पर जो नायलॉन रोप होती है ये नहीं होती थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। मोनोमर यूनिट ऑफ द नेचुरल रबर इज आइसोप्रीन, ये याद रखना है, काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाता है। मोनोमर यूनिट ऑफ आइसोप्रीन, मोनोमर यूनिट ऑफ नेचुरल रबर। ये देखो when the liquid particle are suspended in the gaseous medium, the nature of the cloud of liquid aerosol, ठीक है। इन मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन डिपेंड अपॉन द, हमेशा ध्यान रखना है मल्टीपल रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है स्लोएस्ट स्टेप पे, ठीक है, स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करता है। मल्टी स्टेप मतलब इसमें स्टेप हो रहा है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, तो उसमें जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा उस पर डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। देखो मल्टीपल रिएक्शन द ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू द रेट ऑफ स्लोएस्ट स्टेप, ठीक है। द मेटल यूज्ड इन द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज, तो इसमें जिंक, सिल्वर और आपका सॉरी गोल्ड एंड कॉपर, जिंक गोल्ड एंड कॉपर में कोई यूज़ नहीं होता, इसमें होता है प्लेटिनम यूज़ होता है, ठीक है, ध्यान रखना प्लेटिनम यूज़ होता है। मेटल यूज इन द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज द लोएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी आर फाउंडेड इन, लोएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने की, जो कितनी एनर्जी लगती है किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है, तो वो होती है लोएस्ट। तो लोएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी किस में होती है, एल्कली मेटल्स में। क्यों, क्योंकि देखो ये पहले ही क्या डोनेट करने के लिए तैयार होते हैं इलेक्ट्रॉन, इनमें इनके वैलेंस शेल में पहले ही एक या दो इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये उस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके अपने आप स्टेबल होना चाहता है, ठीक है। तो एल्कली मेटल, इनर्ट गैस है, नोबल गैस तो पहले ही फुली फुल्ड होती है तो देती नहीं, हेलोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट बीच के होते हैं, ठीक है, इनके पास इलेक्ट्रॉन तब भी हाफ या हाफ होते हैं, मतलब 5, ये ऐसी कंडीशन में होते हैं कि या तो इलेक्ट्रॉन ईजिली डोनेट देते नहीं है, ये लेने की कोशिश ही करते हैं। तो एल्कली मेटल जिनका एक इलेक्ट्रॉन होता है इनका वैलेंसी में, तो ये क्या करते हैं कि ले लो जी ले लो हमसे, हमें स्टेबल होने दो, तो इनकी सबसे कम एनर्जी लगती है इनको इनसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो ये लोएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है इनकी। देखो आयोनाइजेशन एनर्जी आर कॉल्ड द आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, निकालने की क्षमता कि कितनी एनर्जी लगेगी किसी इलेक्ट्रॉन को उससे निकालने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट कैटिनेशन कैपेबिलिटी, तो सबसे ज़्यादा कार्बन की कैटिनेशन क्या होता है, चेन्स बनाना, जैसे लॉन्ग चेन्स या वो, ठीक है, जो चेन बनाने के आपस में जुड़ने की क्षमता बोल सकते हैं आप, लॉन्ग चेन बनाने की क्षमता बोल सकते हैं आप। तो कार्बन सबसे ज़्यादा लॉन्ग चेन्स बनाता है, ठीक है, अपने आप को चेन्स में जोड़ता है। तो पूरी केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन पे ही डिपेंड तो करती है, तो ये कार्बनों में होती है सबसे ज़्यादा कैटिनेशन। सल्फर में होती सिलिकॉन, सॉरी कार्बन के बाद होता है सिलिकॉन, सल्फर नहीं सिलिकॉन होता है कार्बन के बाद, जिसकी सबसे ज़्यादा कैटिनेशन होती है, ठीक है। डिटर्जेंट आर प्रेफर्ड ओवर सोप बिकॉज, क्योंकि दे वर्क इवन इन हार्ड वाटर, दे क्लीनिंग कैपेसिटी इज मोर शॉर्ट टाइम देन द सोप, दे आर मच चीपर देन सोप, दे वर्क विद मिसल्स फॉर्मेशन। देखो इसका होता है दे वर्क इवन इन हार्ड वाटर में भी ये काम करते हैं। देखिए डिटर्जेंट एक्ट मोर इफेक्टिवली ऑन हार्ड वाटर एज कम्पेयर टू सोप, ठीक है। Unlike soap, detergent can used even in hard water because unlike sodium salts, calcium and magnesium salt of sulfonic acid are soluble in water, ठीक है। तो इसमें होते हैं सोडियम सॉल्ट, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड soluble in वाटर, ठीक है। तो ये अच्छे से काम करते हैं हार्ड वाटर में। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12, 1 पिकोमीटर कितना था, 10⁻⁻12 मीटर, और 1 मिलीमीटर नैनोमीटर कितने का होता है, 10⁻⁻9, ठीक है, 1 nm, 10⁻⁻9, और पिकोमीटर 10⁻⁻12। द एटॉम ऑफ C6C13 and 7 and 14 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, देखो ये डिस्क्राइब होंगे, देखो इनके एटॉमिक नंबर भी सेम नहीं है, एटॉमिक मास भी सेम नहीं है, तो आइसोबार और आइसोटोप्स तो हो नहीं सकते, ठीक है। तो
आइसोटोन्स क्या होता है? आइसोटोन होता है कि जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो सेम नंबर आना चाहिए। तो 13 को माइनस करेंगे 6 से तो क्या आएगा 7, 14 को माइनस करेंगे 7 से तो आएगा 7। तो ये क्या है? आइसोटोन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है इनके पास, आइसोटोन्स, आइसोटोन्स बी। तो यहाँ पे वीडियो समाप्त होती है दोस्तों। कैसी लगी आपको ये वीडियो जरूर बताएं और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।